अच्छा, आज हमारे पास जो सोर्स है वो दिमाग को थोड़ा घुमा देने वाला है। इसका टाइटल है मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन की दोहरी पहचान। हम सब यही मानकर चलते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया ठोस है, पक्की है। ये माइक, ये टेबल, सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ बहुत ही छोटे लेवल पर एक कण होने के साथ साथ एक लहर भी है, मतलब एक धुंध की तरह फैला हुआ। आज हम इसी हैरान कर देने वाली हकीकत की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया का वो दूसरा बड़ा आइडिया है जिसने सबको हिला कर रख दिया था। अच्छा, दूसरा? पहला कौन सा था? पहला तो ये था कि रोशनी यानी लाइट एक ही वक्त पर लहर और कण दोनों की तरह बर्ताव करती है। राइट, वेव पार्टिकल डुअलिटी। हाँ, और आज के हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि यही बात पदार्थ पे, मैटर पर भी लागू होती है। ये क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल उल्टा है। वहां अगर आप एक क्रिकेट बॉल फेंकते हैं तो आप उसकी हर एक हरकत का हिसाब लगा सकते हैं। हाँ, कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक नन्हा सा इलेक्ट्रॉन अचानक अपनी पहचान बदलकर एक लहर बन जाता है। बिल्कुल, और इसी को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत मजेदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि आप एक क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं और आपने क्वांटम चश्मा पहना हुआ है। क्वांटम चश्मा? हाँ, जैसे ही आप चश्मा लगाते हैं, आपको खिलाड़ी ठोस इंसानों की तरह नहीं बल्कि धुंधली लहरों की तरह दिखते हैं जो पूरे मैदान पर फैली हुई हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। यहाँ खिलाड़ी एक इलेक्ट्रॉन है और पूरा स्टेडियम एक एटम के अंदर की खाली जगह। ये सोचने में कितना अजीब है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई डी ब्रोगली के एक बहुत ही बोल्ड आइडिया से। डी ब्रोगली? हाँ, उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में एक सवाल पूछा, अगर प्रकाश जो एक लहर है कण की तरह व्यवहार कर सकता है तो क्या इलेक्ट्रॉन जैसे कण लहर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? बिल्कुल यही। उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा समीकरण दिया। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बराबर होता है h मोमेंटम के। यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है जो बस एक बहुत छोटी संख्या है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। मोमेंटम का मतलब है किसी चीज का मास और उसकी वेलोसिटी का गुणा। सही। तो इस समीकरण का मतलब हुआ कि हर चलती हुई चीज की एक वेवलेंथ होती है। मतलब मेरी, आपकी, इस टेबल की, सबकी। हाँ, सबकी। तो फिर मैं एक धुंधली लहर बनकर इस दीवार के आर पार क्यों नहीं चला जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस आइडिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। समीकरण को ध्यान से देखें। वेवलेंथ इज इक्वल टू h मोमेंटम। ठीक है। चूंकि h बहुत ही छोटी संख्या है तो वेवलेंथ को बड़ा होने के लिए मोमेंटम को बहुत छोटा होना पड़ेगा। अच्छा। अब आप जैसी या क्रिकेट बॉल जैसी बड़ी चीजों का मास इतना ज्यादा होता है कि उनका मोमेंटम बहुत बड़ा हो जाता है। राइट। नतीजा, हमारी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी होती है, एक एटम के न्यूक्लियस से भी खरबों गुना छोटी, कि उसे मापना या महसूस करना नामुमकिन है। ओके, मतलब नेग्लिजिबल है। बिल्कुल। इसलिए हम हमेशा ठोस कणों की तरह ही रहते हैं। अच्छा, तो सारा खेल मास का है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है, उसका मोमेंटम बहुत कम होता है और इसलिए उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी हो जाती है कि वो वाकई लहर की तरह बर्ताव करने लगती है। कमाल है। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि उसकी वेवलेंथ लगभग एटम के साइज की होती है, और यहीं से सारी क्वांटम अजीबोगरीबी शुरू होती है। और लोगों ने मान लिया इस आइडिया को? पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, ये इतना क्रांतिकारी था। उनके प्रोफेसर ने उनकी थीसिस एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजी, और आइंस्टीन ने जब कहा कि इस लड़के में दम है, तब जाकर दुनिया ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। वाह, आइंस्टाइन का सर्टिफिकेट मिल गया मतलब? हाँ, और कुछ ही सालों में डेविसन और जर्मर नाम के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से इसे सच भी साबित कर दिया। ठीक है, तो ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक लहर की तरह बर्ताव कर सकता है। लेकिन यहां से कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन लहर कब बनता है, और इसका जवाब तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जवाब है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। क्या? ये सुनने में जितना अजीब लगे, क्वांटम फिजिक्स यही कहती है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को मापने या ट्रैक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो एक कण नहीं रहता, वो एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी
या संभावना की लहर बन जाता है। संभावना की लहर इसका मतलब ये लहर बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ-कहाँ पाया जा सकता है। वो एक ही समय पर कई जगहों पर मौजूद होता है, किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि संभावनाओं के एक बादल की तरह फैला हुआ। ये देखने वाली बात मुझे हमेशा से बहुत कंफ्यूज करती है। इसका मतलब क्या ये है कि इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है कि कोई कैमरा या कोई इंसान उसे देख रहा है? ये तो चेतना वाली बात हो गई। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। क्वांटम मैकेनिक्स में देखने या मापने का मतलब हमारे आंखों से देखना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है किसी भी तरह से उसके साथ इंटरैक्ट करना, जैसे उस पर रोशनी डालना ताकि हम उसे देख सकें। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो रोशनी मतलब फोटॉन हम इस्तेमाल करेंगे, वो खुद इतनी शक्तिशाली होती है कि वो इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसकी लहर वाली हालत को खत्म कर देती है। ओह, वो पूरी फैली हुई लहर एक झटके में ढह जाती है, जिसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह पर प्रकट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब किसी भी तरह की छेड़छाड़ या इंटरेक्शन उसे मजबूर कर देता है कि वो अपनी लहर वाली पहचान छोड़कर एक कण वाली पहचान अपना ले। बिल्कुल। सोर्स में इसी को समझाने के लिए वो क्वांटम डांसर वाला उदाहरण दिया है। एक डांसर है जो एक अंधेरे कमरे में नाच रहा है। जब आप उसकी परफॉर्मेंस का वीडियो चलाते हैं तो वो एक धुंध की तरह, एक मोशन ब्लर की तरह पूरे कमरे में फैला हुआ दिखता है। हाँ। लेकिन जैसे ही आप वीडियो को पॉज करते हैं, वो एक ही जगह पर एक ही पोज में जम जाता है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सादृश्य है ये। इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उसे नहीं माप रहे तो वो अपनी असली लहर वाली शक्ल में है, हर जगह फैला हुआ। और जैसे ही हम उसे मापते हैं, यानी पॉज करते हैं, तो वो एक कण के रूप में एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। तो असल में वो डांसर हमेशा नाच रहा है, हमेशा एक लहर है। उसे एक जगह पर ठहरा हुआ देखना हमारी मापने की क्रिया का नतीजा है। ये तो हमारे रियलिटी के आइडिया पर ही सवाल उठाता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं तो इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ एक अजीब थ्योरी है या इसका कोई असली मतलब भी है? इसका बहुत बड़ा और असली मतलब है। ये सिर्फ एक अजीब क्वांटम फीचर नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। केमिस्ट्री की? कैसे? हम सबने स्कूल में एटम का वो मॉडल देखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे ही घूमते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर। हाँ, वो सोलर सिस्टम वाला मॉडल मुझे याद है। सोर्स इस बात को साफ करता है कि वो मॉडल पूरी तरह से गलत है। अच्छा। पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे तो फिर वो एटम के अंदर कर क्या रहे हैं? वो परिक्रमा नहीं करते हैं, वे मौजूद होते हैं एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न के रूप में। स्टैंडिंग वेव जैसे गिटार का तार? बिल्कुल। सोर्स में यही उदाहरण दिया गया है। जब आप गिटार का तार छेड़ते हैं तो वो ऊपर नीचे नहीं जाता, बल्कि अपनी जगह पर ही एक खास पैटर्न में कंपन करता है। हाँ, एक वेव बनती है जो अपनी जगह पर रहती है। से लहर तार आगे पीछे दौड़ती है और एक स्थिर पैटर्न बना लेती है जिसमें कुछ बिंदु बिल्कुल नहीं हिलते। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ही 3D स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाते हैं। और इन्हीं पैटर्न्स को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, है ना? बिल्कुल। वो s, p और d ऑर्बिटल्स जो केमिस्ट्री की किताबों में गोल और डंबल के आकार के बने होते हैं। हाँ, वही। तो वो असल में इलेक्ट्रॉन के रास्ते नहीं, बल्कि उन संभावनाओं की लहर के आकार हैं। बिल्कुल सही। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब जैसा कि सोर्स कहता है, इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पैटर्न में होते हैं। वाह। हाँ बिल्कुल। s ऑर्बिटल एक गोलाकार स्टैंडिंग वेव है, p ऑर्बिटल डंबल के आकार की स्टैंडिंग वेव है, और यही वेव पैटर्न्स तय करते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा। अच्छा। केमिस्ट्री का पूरा खेल, यानी कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सब कुछ इन इलेक्ट्रॉन वेव पैटर्न्स के आकार और एनर्जी पर निर्भर करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लहरें नहीं होती तो केमिकल बॉन्ड्स का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई मतलब ही नहीं होता, और दुनिया जैसी हम जानते हैं वो होती ही नहीं। वाह, मतलब पानी से लेकर हमारे डीएनए तक हर चीज का आधार यही वेव पैटर्न्स है। ये तो सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये तो हमारी हकीकत का ब्लूप्रिंट है। और सोर्स में इसके कुछ बहुत ही ठोस टेक्नोलॉजी वाले उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, और सबसे बड़ा उदाहरण है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम सब जानते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की एक सीमा होती है। आप एक सीमा से छोटी चीजें नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश की अपनी एक वेवलेंथ होती है। और आप उस वेवलेंथ से छोटी चीज को ठीक से नहीं देख सकते।
ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी उंगलियों से किसी बहुत बारीक चीज को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी उंगलियां बहुत मोटी हैं उस डिटेल को पकड़ने के लिए। बिल्कुल सही। यहीं पर इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी काम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब तेजी से दौड़ाया जाता है तो उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से हजारों गुना छोटी होती है। हजारों गुना छोटी? हाँ, तो हम प्रकाश की मोटी उंगलियों की जगह इलेक्ट्रॉनों की नुकीली पिन का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी वेवलेंथ हमें एटम के लेवल तक देखने की ताकत देती है। जैसे कि वायरस या प्रोटीन। वायरस, प्रोटीन, डीएनए के स्ट्रक्चर, ये सब देखना तभी मुमकिन हुआ जब हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन एक लहर है। मतलब अगर डी ब्रॉगली ने ये आइडिया ना दिया होता तो आज मॉडर्न बायोलॉजी और मटेरियल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद होता ही नहीं। शायद नहीं, यकीनन नहीं होता। सोर्स में क्वांटम टनलिंग का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? क्वांटम टनलिंग मैटर वेव्स का एक और सीधा नतीजा है। क्लासिकल दुनिया में अगर आपके पास एक गेंद है और सामने एक दीवार है, तो गेंद दीवार के पार नहीं जा सकती जब तक उसके पास दीवार तोड़ने जितनी एनर्जी ना हो। सही। लेकिन क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन एक फैली हुई लहर है। अगर उसके सामने कोई पतली दीवार या बैरियर हो तो उसके प्रोबेबिलिटी वेव का एक छोटा सा हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ भी मौजूद होता है। क्या मतलब? मतलब एक संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉन बिना दीवार तोड़े सीधे उसके आर पार निकल जाए, जैसे कोई भूत हो। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, वो दीवार से टनल करके निकल जाता है। ये तो सच में होता है? ये हर पल हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, वो क्वांटम टनलिंग की वजह से ही मुमकिन है। अरे वाह! और हमारे फोन, कंप्यूटर में जो फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, वो भी इसी टनलिंग के सिद्धांत पर डेटा स्टोर करती हैं। आपके कंप्यूटर का हर एक ट्रांजिस्टर, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, वो पदार्थ के इसी लहर वाले व्यवहार को कंट्रोल करने वाले सिद्धांतों पर ही काम करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो इसका मतलब ये निकलता है कि जिस ठोस और भरोसेमंद दुनिया को हम हर रोज देखते और महसूस करते हैं, उसकी बुनियाद असल में संभावनाओं और लहरों की एक बहुत ही अजीब, अनिश्चित और धुंधली दुनिया पर टिकी है। जब हम किसी चीज को माप नहीं रहे होते तो वो एक ही समय पर कई संभावनाओं के रूप में मौजूद होती है। सही कहा। अवलोकन का काम ही उस संभावनाओं के सागर में से एक हकीकत को चुनकर उसे ठोस रूप देता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। ये एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक विचार भी है। असलियत वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि हमारा देखना ही असलियत को बनाता है। तो हम एक तरह से हर पल अपनी हकीकत को बना रहे हैं, उसे एक रूप दे रहे हैं। बिल्कुल। ये विचार के अवलोकन का कार्य वास्तविकता को बदल देता है बहुत गहरा है। सोर्स में आगे डबल स्लिट प्रयोग का जिक्र किया गया है, जो इस अजीब व्यवहार का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सबूत माना जाता है। हाँ, वो तो और भी दिमाग चकराने वाला है। तक एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। अगर उसकी कोई एक निश्चित हकीकत नहीं होती, तो ये हमारे देखने से पहले खुद वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या दुनिया पहले से तय है और हम बस उसे खोज रहे हैं, या फिर वो बस संभावनाओं का एक सागर है और हमारे देखने का नजरिया ही उसे एक शक्ल देता है?